मॉर्निंग बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 16। डेट है 11 अगस्त 2021। सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है 10th। हम लोगों ने पिछली बार वियोजन अभिक्रिया करी थी। मैंने गूगल मीट पे क्लास भी ली थी, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन करा था, और जूम पे भी ली थी मैंने, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन करा और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे और एक अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। मैंने जबकि उसको शेयर नहीं करा यहाँ पर यूट्यूब पे और ना ही मैंने सोशल मीडिया पे वो डाला, लेकिन इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जिन बच्चों ने ज्वाइन करा उनको पता होगा। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, एक चीज़ बतानी है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज़ या अभिक्रियाशील जो है वो चीज़ क्या होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ऊपर से नीचे हमने पढ़ना है। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि होगा एस्ट। ये जो है ये आपने याद करना है। काशी से के पोटेशियम आ जाएगा, नाथ से सोडियम Na आ जाएगा, का Ca आ जाएगा, माली का Mg आ जाएगा, आलू का Al आ जाएगा, ज़रा का Zn आ जाएगा, फीके का Fe आ जाएगा, पकाता का Pb आ जाएगा, है का हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि का Cu आ जाएगा, होगा का Hg आ जाएगा, एजेड जो है उसका Ag आ जाएगा। ठीक है, ये एक बेटा अभिक्रियाशील धातुओं की एक सीरीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो धातु है वो ऊपर है। फिर उसके बाद ये नीचे 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 नीचे, मतलब ये अभिक्रियाशीलता जो है ये घटती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। तो इस सीरीज़ में अभिक्रियाशीलता होगी। ठीक है, हम लोगों को ये बात इसलिए समझनी है क्योंकि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप कहोगे कि मैम ये अभिक्रियाशील जो की जो ये है तत्व जो क्रम है वो आप हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि देखो भाई, जो बंदा ताकतवर है वही कमज़ोर को हटाएगा। ठीक है ना? तो जो पोटेशियम है, अगर उसको एल्यूमिनियम को हटाना है तो वो हटा सकता है, लेकिन क्या एल्यूमिनियम पोटेशियम को हटा सकता है? नहीं। तो जो ऊपर वाला तत्व है वो नीचे वाले तत्वों को डिस्प्लेस कर सकता है, उसका विस्थापन कर सकता है। चूँकि हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो इसके लिए हमें अभिक्रियाशील क्रम जो है वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इसको रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास लोहे की कील है। ठीक है, ये रही लोहे की कील। जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, हमने डुबोया, तो क्या होगा? तो कुछ समय बाद लोहे की कीलों में कॉपर जमा हो जाता है, वो हल्के, और विलयन का रंग नीले से हल्के रंग में बदल जाता है। क्योंकि आप देखो, ये आयरन जो है और ये कॉपर है। ठीक है, अब आप देखो कि आयरन कहाँ है और कॉपर कहाँ है। यहाँ पे देखो, आयरन यहाँ है और कॉपर यहाँ है, मतलब आयरन जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर कम है। तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। इसकी वजह से आयरन जो है उसने ये कॉपर की जगह हटा दी और ख़ुद उस जगह आयरन सल्फेट बन गया और उसका रंग भी परिवर्तित हो गया। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है उसके यौगिक से, तो उसको हम विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है, ये इन्होंने दिया हुआ है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। तो जिंक जो है वो कॉपर को हटाकर विस्थापित करके खुद अपनी जगह बना लेता है जिंक सल्फेट, और यहाँ पे कॉपर मेटल हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि एक तत्व दूसरे तत्वों को हटाकर उसका स्थान ले ले, तो उस प्रक्रिया को हम विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। अब आ जाओ जी द्विविस्थापन में। बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पे दो जगह विस्थापन हो रहा है। रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। मतलब जिसमें अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है, मतलब ये वाला इधर, ये वाला इधर। ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है। जब हम बेरियम क्लोराइड को विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि एक सफ़ेद पदार्थ जो कि पानी में अघुलनशील है, ये बनता है। बनने वाले इस अघुलनशील पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब ये देखो, ये है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड। इन दोनों को सोडियम जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और बेरियम जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा।
अब ये जो बेरियम सल्फेट है ये थक्का जमा देता है। थक्का मतलब जैसे पनीर होता है उसका थक्का सा जम जाता है, उसको हम कहते हैं अवशेप। क्या कहते हैं? अवशेप। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवशेपन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको प्रेसिपिटेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवशेप सल्फेट आयंस और बेरियम की अभिक्रिया से बनता है। अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड है। मतलब ये जो अवशेप बना है वो बेरियम सल्फेट भी है, SO4 से बना है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिए गए नए युग्म में से अधिक क्रियाशील तत्वों की पहचान कीजिए। सोडियम और मैग्नीशियम। अब बताओ सोडियम ज़्यादा या मैग्नीशियम ज़्यादा? तो सोडियम ऊपर है तो सोडियम होगा। एल्यूमिनियम और कैल्शियम। एल्यूमिनियम ऊपर है तो एल्यूमिनियम ज़्यादा होगा दोनों में से, ठीक है। फिर जिंक और एल्यूमिनियम में कौन सा अभिक्रियाशील ज़्यादा है? एल्यूमिनियम ऊपर है और जिंक नीचे है तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ज़्यादा होगा। फिर है आयरन और कैल्शियम। आयरन ये रहा और कैल्शियम ये रहा, क्योंकि आयरन ऊपर है तो आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। अदिति ने लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया। अदिति ने क्या करा? लोहा मतलब आयरन, Fe, कीलों को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया, ठीक है जी। कुछ समय बाद अदिति ने देखा कि लोहे की कील पर तांबा जमा हो गया है और तथा विलयन के रंग में परिवर्तन हो गया है। तबस्सुम ने तांबे के तार पर कोई जमाव नहीं देखा और रंग में भी कोई बदलाव नहीं देखा। लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ क्यों? लोहे की कील पर तांबा क्यों जमा हुआ? देखो लोहा कहाँ है यहाँ पर, आयरन कहाँ है, ये रहा। तांबा कहाँ है, ये नीचे है। क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना देगा, इसके लिए उसके ऊपर जो है वो जमा हुआ। तो आप यही लिखोगे, लोहे की कील पर तांबा इसलिए जमा हुआ क्योंकि आयरन जो है, लोहा जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो वो उसको विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट बना देगा जिसमें रंग जमा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ क्योंकि तांबा लोहे की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। नहीं जी, ये तो गलत है। लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। हाँ जी, ये ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। तीसरा है लोहा और तांबा दोनों समान रूप से अभिक्रियाशील हैं। ये भी गलत है, ये गलत है ना। फिर चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है, कि वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट है अदिति ने क्या रंग परिवर्तन देखा? क्या रंग परिवर्तन देखा भाई? हम लोगों ने पहले क्या करा था, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कुछ समय बाद लोहे में कॉपर का रंग जमा हो जाता है और विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे आंसर? नीले से हरा, नीले से हरा। हाँ, तो हमारा ये फर्स्ट ये वाला आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा नीले से हल्का हरा, ठीक है। तो बी पार्ट का ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवशेपन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उदाहरण समेत बताइए। तो ये पूरा का पूरा आंसर ये वाला आ जाएगा, आंसर नंबर 3, कि बेरियम और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर जो ये बनाते हैं बेरियम सल्फेट, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, मतलब एक अवशेपण बनाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको अवशेपण प्रक्रिया कहते हैं। सफ़ेद रंग का ये होता है और अघुलनशील होता है, ठीक है। तो इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को हम अवशेपण प्रक्रिया या इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अभी हम लोग गूगल मीट पे मिलेंगे। इस क्लास में जो चीज़ें रह गई हैं या जो चीज़ें समझ नहीं आई वो डायरेक्ट कांटेक्ट में बात करेंगे। तो 9:50 पे मिलते हैं, लिंक मैंने भेज दिया है और जो भी ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।